अगर आपको क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर आना है तो हमें उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी जैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। और हम उन्हीं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं जो अभी तक बोर्ड में आए हुए हैं। और अभी हमारा चल रहा है 2024 में जो पेपर आया था क्लास 10th सीबीएसई बेसिक के लिए। तो इससे पहले एक क्वेश्चन पेपर और हमने सॉल्व किया था जो 2024 का था, वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का था। और अभी हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो मेन एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है और इसका सेक्शन ए हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आपको हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। नोटबुक पेन लेकर बैठिए, ऐसे ही लेक्चर देखने से काम नहीं बनेगा। ये मैथमेटिक्स है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने अच्छे से लिखना अभी लिखोगे तो उतने ही अच्छे से एग्जाम में आप लिख पाओगे। तो जो भी क्वेश्चंस है उसको जल्दी में ना करें, शॉर्ट में ना करें। आप ये समझें कि बोर्ड एग्जाम में आपको आंसर कैसे लिखना है, तो उसी टाइप से स्टेप बाय स्टेप लिखने की प्रैक्टिस अभी से करें। होता यह है कि बच्चे एग्जाम में चले जाते हैं और एग्जाम में वैसे भी टाइम कम पड़ता है बच्चों के लिए, तो वहाँ पर जल्दबाजी करते हैं, फिर गलती कर देते हैं। क्योंकि पूरे साल प्रैक्टिस की नहीं लिखने की, और डायरेक्ट एग्जाम में लिखने जाओगे तो गलतियाँ होंगी। तो इससे अच्छा ये है कि अभी से आप लिखने की प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन को पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखकर सॉल्व करें। क्योंकि अगर आप हैबिट बना लोगे तो फिर एग्जाम में आप ऑटोमेटिक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर पाएंगे, आपकी एक अच्छी हैबिट बन जाएगी। तो ठीक है, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और ये क्वेश्चन नंबर 21 हमें सॉल्व करना है। सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं लेक्चर अगर नहीं देखा है तो। और ये सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, नोटबुक और पेन निकाल लें और सॉल्व करना स्टार्ट करें। वीडियो को पॉज कर दें, अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप खुद से सॉल्व करें और आपका जो आंसर है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो क्वेश्चन है कि फाइंड एस सी एफ of 84 and 114 by prime factorization method। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स में, तो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप एक काम करें, इन दोनों नंबरों के फैक्टर्स निकालें पहले, और फैक्टर्स मिल जाएंगे तो फिर आपको एस सी एफ निकालना आ जाएगा। तो ट्राई करें, सभी अपने अपने क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए हम भी इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास नंबर है 84 एंड 114। तो हमारे पास है 84 एंड 114। तो ये टू नंबर्स हैं, हमें इनका एच सी एफ फाइंड करना है। एच सी एफ फाइंड करने के लिए पहले इन दोनों के फैक्टर्स निकालते हैं। तो 84 के फैक्टर्स निकालेंगे, शुरुआत करते हैं, चलो 2 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करें इसको, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अगेन फिर 2 से स्टार्ट करें, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये ऑड नंबर आ गया, देखो ये 3 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो नहीं रहा, तो 3 से चेक कर लेते हैं। और 3 का रूल ये है कि आप वैसे डायरेक्ट आ रहा है, छोटा नंबर है, आप डायरेक्ट कर लो, 3 से डिवाइड हो जाएगा। बाकी बड़े नंबर में हम दोनों को प्लस करके देखते हैं डिजिट को, अगर डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। चलिए ठीक है, इसको डिवाइड कर लिया। और इसके बाद ये है अपना प्राइम नंबर 7, तो 7 7 से ही होगा। चलिए अब देखते हैं, एक और नंबर हमारे पास है 114। 114 को कर लेते हैं, ये भी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 5 जा 10, और ये हो जाएगा 2 7 जा 14। ऑड नंबर है, देखो 2 से तो हो नहीं पाएगा, और 3 का रूल क्या है, डिजिट को प्लस करके देखना है। तो 5 + 7 आपको मिल जाएगा 12। तो 12 3 से डिवाइड होता है, इसलिए पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 1 जा 3, 2 बचेंगे, तो 3 9 जा 27। और 19 प्राइम नंबर 19 से ही होता है, तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पर आप देखिए तो 84 के फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं 2 × 2, 2 बार है, इसको 2 की पावर 2 लिखते हैं।
3 एक बार है और यहाँ पर 7 भी एक बार है। 1 तो देखो सभी का होता है, जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे। ये 114, यहाँ पर 2 एक बार, 3 एक बार और ये 19 भी एक बार। अब हम देखते हैं SCF। SCF में याद रखो, हम क्या करना होता है, छोटी पावर लेते हैं। LCM लेना होता बड़ी पावर लेते हैं, और SCF में छोटी पावर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि SCF कैसे निकालें। तो आप देखेंगे 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर 2 दिया है और इसमें 2 की पावर 1। तो SCF के टाइम पे आप क्या लोगे, बड़ी पावर या छोटी पावर? हम छोटी पावर लेते हैं, तो हमें यहाँ पे 2 लेना है बस। ये देखो 3 दोनों में आ रहा है, 3 की पावर 1 1 सेम है, तो आपको 3 ले लेना है। बाकी ये देखो 7 दोनों में नहीं आ रहा, 7 को नहीं ले सकते। 19 दोनों में नहीं आ रहा, 19 को नहीं ले सकते। हमें वो नंबर लेना है जो दोनों में आते हैं, और दोनों में भी आते हैं तो छोटी पावर लेना है। तो यहाँ पे देखो तो 2 दोनों में आ रहा है, लेकिन इसमें 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो हमने क्या लिया, 2 की पावर 1। ये दोनों में आ रहा है 3 3, पावर सेम है, तो हमने 3 को एक बार लिखा। इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो SCF आपको यहाँ पर मिल जाएगा 6। अगर आप LCM निकाल रहे होते तो बता देता हूँ, LCM के टाइम पर आपको दोनों में आ रहा है चाहे एक में आए, लेना ही पड़ेगा, और बड़ी पावर लेते हैं। जैसे 2 दोनों में आ रहा है तो 2 की पावर 2 लेना है, क्योंकि ये बड़ी पावर है। 3 दोनों में आ रहा है, सेम पावर है, 3 एक बार ले लो। 7 एक में है, लेना पड़ेगा। 19 एक में है, फिर भी लेना पड़ेगा। मतलब एक में हो या दो में हो, लेने ही पड़ते हैं और LCM के टाइम पर, और हम बड़ी पावर लेते हैं तो 2 की पावर 2। अभी तो SCF हमने फाइंड कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और ये आपका आंसर 6 आ गया है। चलिए देखें, कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व किया, और इन दोनों का जो SCF हमें मिला वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ओके, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें दिया है कि सम ऑफ द टू नेचुरल नंबर इज 70। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको सॉल्व करें, वीडियो को पॉज कर दें, नोटबुक पेन आपके हाथ में होगा, मैं ऐसा मान लेता हूं। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और आपका आंसर अगर सॉल्व हो गया है तो लिखें उसको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं आगे। तो हमारे पास जो नंबर हैं उनका सम दिया हुआ है 70, और उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 है। तो आपको वो नेचुरल नंबर फाइंड करने हैं। हम एक काम करते हैं, नंबर को x और y मान लेते हैं। कि मान लीजिए कि नंबर क्या है, x एंड y, उन दोनों का सम यानी प्लस करना है तो 70 आएगा, और उन दोनों को आप डिफरेंस यानी माइनस करोगे तो 10 आएगा। तो ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 22। तो मान लेते हैं कि लेट टू नंबर्स आर x एंड y। देखो दो नंबरों को x और y मान लिया। अब इनमें कोई एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा होगा। तो हम क्या करें, हम एक काम करते हैं, x को बड़ा मान लेते हैं। तो x इज ग्रेटर देन y, हमने ऐसा मान लिया। आप अगर चाहें तो y को बड़ा मान सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कौन से नंबर को आपको बड़ा मानना है। तो हमने दो नंबर x एंड y माने, और इनमें x जो है ग्रेटर मान लिया है y से। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबरों का सम है वो कितना है, 70। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स कितना है, 70। तो हमने नंबर x और y माने थे, यानी कि इन दोनों को प्लस करने पर आपको मिल जाएगा 70। इक्वेशन नंबर 1। चलो आगे दिया है कि दोनों का डिफरेंस जो है वो 10 है। तो यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, तो दो नंबर का डिफरेंस कितना दिया है, 10। अब डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जो बड़ा नंबर होता है उसमें से छोटे नंबर को माइनस करते हैं तो हमें डिफरेंस मिल जाता है। तो भाई आसान क्वेश्चन है, करते रहो आप, आपको आ रहा है। बड़ा नंबर हमने x माना था, तो आप x में से y को माइनस करेंगे तो आपको 10 मिल जाएगा।
और अगर किसी ने y को बड़ा माना हो तो y में से x माइनस कर लेना, वो आपकी इच्छा है। इसको नाम दे दो सेकंड इक्वेशन। अब ये टू इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप लगाइए सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर आप लगाएंगे इसमें एलिमिनेशन मेथड, जो भी आपको आसान लगे वो लगा दो। तो मैं इसमें लगा देता हूँ एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड में देखो क्या होगा, हमें x और y में से किसी भी एक के कॉफिशिएंट सेम बनाने पड़ते हैं। अगर वो सेम नहीं दिए तो अभी आप देखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ x दोनों में 1 है और कॉफिशिएंट ऑफ y भी क्या है, 1 है। साइन नहीं देखना है आपको, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, दोनों के 1 1 है। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि कॉफिशिएंट पहले से ही सेम है, तो आपको सेम बनाना पड़ेगा ही नहीं। और उसके बाद इक्वेशन को या तो ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो टर्म्स होगी वो कैंसिल हो जाएगी, या तो x वाली टर्म कैंसिल होगी या फिर y वाली टर्म। अभी हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 70 और सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 10। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, देखो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो ऐड करने में साइन चेंज नहीं होगा, ध्यान रखें, जैसे साइन है वैसे ही रहेंगे। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होते तो इन इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते। तो अभी तो हमें ऐड करना है, तो हम एक काम करते हैं, y माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो y माइनस वाई ये वाली टर्म हो गई कैंसिल, 0, और x प्लस एक्स हो जाएगा अपना 2x। यहाँ पर 70 प्लस 10 हो जाएगा आपका 80, ये 2 डिवाइड में पहुँच जाएगा, तो x इक्वल टू 80 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करने पर 40 आ जाएगा, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू 40 मिल जाएगी। चलिए ठीक है, x की वैल्यू 40 आ गई। अब इस वैल्यू को रख दो या तो फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकंड में, किसी में भी रख सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बताइए क्या है हमारे पास। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 70। तो हमें x की वैल्यू 40 रखना है, तो यहाँ 40 रखें, तो 40 प्लस y को y रहने दो और ये 70। अब 40 उधर भेज देना, तो ये बन जाएगा माइनस का 40 हो जाएगा, और इन्हें आप कर लेना सब्ट्रैक्ट, तो आपको मिल जाएगा y इक्वल टू 30 डिग्री। तो y इक्वल टू 30, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो y की वैल्यू 30 आ जाएगी। ये होता है एलिमिनेशन मेथड, जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। देखें, इक्वेशन बना दी, 2 नंबर का सम था, 2 नंबर x और y मान लिए, x को बड़ा माना है, x प्लस बाय 70, x माइनस वाई आपको 10 मिला, डिफरेंस 10 दिया था, दोनों इक्वेशन को ऐड करने से कैंसिल, x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 30। अब देखो इसी का और वाला क्वेश्चन, यहाँ भी हमें टू इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पिछला क्वेश्चन आपको मैंने समझाया था एलिमिनेशन मेथड से, और ये जो क्वेश्चन है इसे भी हम देखते हैं या तो एलिमिनेशन से या फिर सब्स्टिट्यूशन से। तो टू इक्वेशंस गिवन है, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो ए पार्ट हो गया, बी पार्ट देखते हैं। तो इसमें दिया है x माइनस 3y इक्वल टू 7। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप पहले सॉल्व कर लें, इसका वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो x माइनस 3y इक्वल टू 7, तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22,
एक मिनट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, इसका बी पार्ट है, और वाला क्वेश्चन है ये, बी पार्ट। तो क्वेश्चन था x माइनस 3y इक्वल टू 7। x माइनस 3y इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। और एक और इक्वेशन है हमारे पास, 3x माइनस 3y इक्वल टू 5। 3x माइनस 3y इक्वल टू 5, ये टू इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको कौन सी मेथड से सॉल्व करना है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन या फिर मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं आपको दिखा देता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हमें मेथड सीखना है, तो एक हमने कर लिया एलिमिनेशन से, एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो y सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस मेथड से हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। कहीं से भी कर सकते हैं, बट मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ 1 से, आप 2 से भी कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को कॉपी कर लें। इक्वेशन 1 हमें दिया हुआ है x माइनस 3y इक्वल टू 7। अब इस इक्वेशन में x या y किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, या तो x की या फिर y की। तो हम एक काम करते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें माइनस 3y को इधर भेजना पड़ेगा, तो ये प्लस का 3y बन जाएगा, और ये 7 तो पहले से ही प्लस का है, और इसे हम नाम दे देंगे थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 तो हो गया है, अब हमें करना है फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 क्या है देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 कर लिया था, अब क्या करना है फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को कॉपी कर लें। इक्वेशन 2 हमारे पास है 3x माइनस 3y इक्वल टू 5। अभी जो आपने x की वैल्यू फाइंड की है, x इक्वल टू 3y प्लस 7, इस वैल्यू को उठाकर हमें यहाँ रख देना है सेकंड इक्वेशन में। एक 3 की जगह 3 रहेगा, x की वैल्यू ब्रैकेट में रखना, और x की वैल्यू कितनी है देखो, 3y प्लस 7, इसको ब्रैकेट में रखें। बाकी सब सेम रहेगा, देखो माइनस का 3y वैसा ही चलेगा, और इक्वल टू में 5 भी वैसा ही चल रहा है, सब कुछ वही है, बट x की जगह पे हमने रख दिया x की वैल्यू 3y प्लस 7। ये 3 अंदर भेजना, 3 और 3 मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये बन जाएगा आपका 9y। 3 का इधर 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 21, माइनस का 3y वैसा ही रहेगा, और 5 अपनी जगह पे चल रहा है। अब ये बाय वाली टर्म सॉल्व हो जाएंगी, तो 9y में से आपको 3y माइनस कर लेना है, तो ये कितने बचेंगे आपके 6y। और 21 को हम एक काम करते हैं, उधर ले जाते हैं, तो 21 उधर जाके बन जाएंगे माइनस के 21। भाई प्लस का 21 था, उस तरफ भेजोगे क्या बनेगा, माइनस का 21। तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 21। तो इसमें से आपको माइनस करना है, तो बड़ा नंबर आपका माइनस का है, तो आंसर माइनस का आएगा। और इसमें से 5 माइनस कर लेना, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 16, माइनस का 16 आ जाएगा। तो ये 6y इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 16। तो 6y इक्वल टू माइनस 16। 6 को डिवाइड में भेज दो, तो y मिल गया -16/6। सिंप्लीफाई कर लेना यहाँ पर,
तो आपको मिल जाएगा y इक्वल टू -8/3। चलिए एक वैल्यू आ गई। अभी हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 किया था, 2 कर लिया, अब हम करना है फ्रॉम इक्वेशन 3। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को कॉपी कर लो। इक्वेशन 3 है x इक्वल टू 3y प्लस 7। अब यहाँ पर y की वैल्यू रख देना है। तो y की वैल्यू देखो ब्रैकेट में रखो, -8/3। तो -8/3 इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं और ये प्लस का 7। 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बचेगा आपका -8 प्लस 7। बड़ा नंबर माइनस का है तो आंसर माइनस का आएगा। 8 में 7 जाएंगे तो 1 बचेगा। तो आपको मिल जाएगा x इक्वल टू -1। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना था, और इस मेथड को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें फ्रॉम इक्वेशन 1 हम फाइंड सॉल्व करेंगे, जिसमें x या y की वैल्यू फाइंड करते हैं, इसको थर्ड इक्वेशन नाम देते हैं। फिर फ्रॉम इक्वेशन 2 करना है, उसमें आपको ये वैल्यू रख देना होता है, वहां से आपको x या y की वैल्यू मिल जाती है। उस वैल्यू को हम रख देते हैं थर्ड इक्वेशन में, तो आपको दूसरी वैल्यू मिल जाती है। तो बड़ी आसान मेथड है, सभी कर पाएंगे इसको। तो देखिए इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 22 का और वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट किया। और ये 22 का कौन सा क्वेश्चन था, ए पार्ट था उसका। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 22 हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्वेश्चन में लिखा है कि 15 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 145 गुड वंस। आप ये समझो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो अगर आपको आ रहा है तो पहले आप इसको सॉल्व कर लें, वीडियो को पॉज कर दें, और सॉल्व करने के बाद आंसर जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि आप सॉल्व कर रहे हैं या नहीं। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। तो हमारे पास देखिए डिफेक्टिव पेन, तो डिफेक्टिव को मैं डी लिख देता हूं। तो डिफेक्टिव पेन हमारे पास कितने हैं, 15 नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन। और गुड पेन कितने हैं, 145। तो गुड पेन को चलो जी लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ गुड पेन 145। तो टोटल पेन कितने हुए, चलो नंबर ऑफ टोटल पेन। दोनों को मिक्स कर दिया अपन ने, डिफेक्टिव और गुड। देखने में एक जैसे थे तो आप पहचान नहीं पा रहे देखकर, बाकी इनको मिक्स कर दिया तो अच्छे और ख़राब पेन दोनों मिक्स हो गए। तो अब हमारे पास जो पेन हो गए वो कितने हो गए, 145 प्लस 15, यानी कि 160 आपके पास टोटल पेन आ गए। अब वन पेन टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, इसमें से कोई सा एक पेन आपने निकाल लिया है। तो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। बताइए कि जो पेन आपने निकाला है वो एक अच्छा पेन है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। भाई अच्छे की निकालना है, बुरे की तो निकालना नहीं है। तो नो प्रॉब्लम। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कौन से पेन की, गुड पेन की। तो आप बस ये फॉर्मूला लगा दो कि भैया कितने गुड पेन है, नंबर ऑफ गुड पेन अपॉन नंबर ऑफ टोटल पेन्स, यानी कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो गुड पेन की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो गुड पेन हमारे पास कितने हैं, देखो 145, और टोटल पेन कितने हैं तो 160। तो वैसे तो आंसर आ गया। अगर आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो तो और अच्छा रहेगा। ये दोनों नंबर 5 से काटे जा सकते हैं, तो इन्हें 5 से कैंसिल कर देते हैं। तो 5 2 जा 10 हो गया, 4 बचेगा। तो 5 9 जा 45। इसको भी 5 से काट दो, तो 5 3 जा 15, 1 बचेगा। तो 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10। और तो ये सिंप्लीफाई हो नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी हमें मिली, प्रोबेबिलिटी फॉर गुड पेन, तो गुड पेन की प्रोबेबिलिटी हो गई 29/32। ये आंसर आ गया। देखें, चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 में भी और वाला क्वेश्चन है, दोनों सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस में कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको,
और वाला है, ए पार्ट बी पार्ट सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और आप देख के बताइए, इनको देख के हमें पता चलता है कि हमारी तैयारी कैसी है। क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा कि हम कितने प्रिपेयर्ड हैं। तो आपने प्रिपरेशन की, अब उसको चेक भी करना पड़ेगा ना कि आपने तैयारी सही डायरेक्शन में की कि नहीं, कि जैसे क्वेश्चन आएंगे क्या वैसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए देखो, ये हमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व करना जरूरी होता है। और हम वही कर रहे हैं, क्लास 10th का बेसिक मैथमेटिक्स है का बेसिक का ये क्वेश्चन पेपर है, 2024 में आया हुआ है, मेन एग्जाम का है। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अब इसमें दिया हुआ है कि ओ ए डॉट ओ बी इक्वल टू ओ सी डॉट ओ डी। तो आपको ये बताना है कि ये दो ट्रायंगल यहाँ पर आप देख रहे हैं वो कैसे हैं, सिमिलर हैं, ये प्रूव करना है। चलो ठीक है, पहले ट्रायंगल पहचानो है कौन से। तो ए ओ डी, तो ये छोटा ट्रायंगल जो आप देख रहे हैं ये वाला, और सी ओ बी, तो सी ओ बी मतलब ये वाला। अब ये दो ट्रायंगल हमें क्या करना है कि ये सिमिलर प्रूव करना है। ये तो यही हो जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन है। आपको जो गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं। देखो, तो हमें गिवन है इसमें कि ओ ए डॉट ओ बी ओ ए डॉट ओ बी इक्वल टू ओ सी डॉट ओ डी। क्या करें बताओ। हम एक काम करते हैं, साइडों का रेशो सेम करते हैं। जैसे आप देखेंगे ओ ए का रेशो हम किससे निकाल रहे हैं, ओ ए, और ओ सी को इसके अपॉन में ले जाओ। ठीक है, तो ओ ए अपॉन ओ सी। और इस तरफ देखें तो हमारे पास क्या बचा है, ओ डी। तो ओ डी के अपॉन में हम क्या ले जाएंगे, ओ बी। हमें साइडों का रेशो करना था, तो हमने क्या किया, इस ओ सी को इधर ले गए तो ओ ए के अपॉन में रख दिया, और इस ओ बी को इधर रख दिया। ओ डी पहले से ही था तो ओ बी इसके अपॉन में आ गया, तो ये हो गया ओ डी अपॉन ओ बी। अब आप चेक करो, ओ ए इस ट्रायंगल की साइड है, ये वाली साइड, और ओ सी इस ट्रायंगल की ये साइड है, तो ये कैसी हुई, करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये दो साइड का रेशो। ओ डी इस ट्रायंगल में ये वाली साइड है, और ओ बी इस ट्रायंगल की ये साइड है, तो ये इन दोनों का रेशियो दिया है, तो मतलब ये दोनों करस्पॉन्डिंग है। इधर ये दोनों करस्पॉन्डिंग है। चलो, टू साइडों का रेशियो तो सेम कर दिया। टू ट्रायंगल को सिमिलर करना है तो हमें टू साइडों का रेशियो सेम कर चुके। अब हम क्या करें, अब इन दोनों साइडों के बीच का एंगल अगर हमने इक्वल कर दिया, ठीक है ना, तो बस हो गया काम। तो आप देखो, इन दो साइडों के बीच में एंगल बनेगा ओ पर ये वाला, और इधर बनेगा ओ पर ये वाला। और ये दो एंगल तो वैसे भी इक्वल होते हैं, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल ए ओ डी को हम क्या कर सकते हैं, एंगल ए ओ डी को इक्वल लिख सकते हैं एंगल सी ओ बी के। तो एंगल सी ओ बी, अच्छा कैसे लिखा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमने इनको इक्वल किया। तो टू साइडों का रेशियो सेम तो ऑलरेडी दिया हुआ था क्वेश्चन में, हमने बस थोड़ा सा अरेंज किया, और फिर हमने दोनों के बीच का एंगल देखा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये इक्वल हो गए। तो ये साइड एंगल साइड से ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि टू साइडों का रेशियो सेम है, बीच का एंगल इक्वल है, तो ये ट्रायंगल हुए सिमिलर। तो आप लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ डी, ट्रायंगल ए ओ डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ बी। कैसे हुआ, क्राइटेरिया क्या है, साइड एंगल साइड, दो साइडों का रेशियो और बीच का एंगल इक्वल। तो ये सिमिलरिटी का क्राइटेरिया होता है, इसलिए ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर आ जाएंगे। चलो ठीक है, फिर ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसका और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए और वाले क्वेश्चन को समझो। ये एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें एंगल डी और एंगल ई इक्वल दे रखे हैं। चलो, ये दो एंगल इक्वल है, और हमें ये दिया है कि ए डी का रेशो डी बी के साथ, तो ए डी का रेशो डी बी के साथ, और इधर ए ई का रेशो ई सी के साथ, ये दोनों रेशो हमें इक्वल दे रखे हैं।
अब प्रूफ करना है कि जो ए बी सी है वो एक आइसोसेलियस ट्रायंगल है। तो ए बी सी कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलियस। बहुत सिंपल है, बस 2 नंबर में इतने सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे और क्या। आप जरा सोचो रेशो कौन सा दिया है, बाकी सब बातें बाद में करेंगे। रेशो सेम दिया है एडी का डीबी के साथ, एडी का रेशो डीबी के साथ, और इधर जो एई है इसका रेशो कहाँ दिया है? ईसी के साथ। इन दोनों का रेशो, इन दोनों का रेशो सेम है। तो याद करो कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। अगर कोई लाइन टू साइडों को सेम रेशो में डिवाइड करती है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो ये जो लाइन है डीई वो बीसी के पैरेलल होगा। कौन सी थ्योरम है? कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम या कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहां पर हम स्टार्ट यहीं से करते हैं। हमें गिवन था ये रेशियो एडी अपॉन एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ये रेशियो सेम है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डीई पैरेलल टू बीसी। कोई बोलेगा कैसे? तो आप लिखना बाय कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम से हमने इस लाइन को पैरेलल प्रूव कर दिया। अब लाइन जब पैरेलल होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है कि एंगल डी और एंगल ई इक्वल है। एंगल डी इक्वल टू एंगल ई, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, दोनों को चलो एक्स मान लेते हैं। तो ये एंगल एक्स होगा तो ये एंगल भी एक्स हो जाएगा क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है। अब लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल एक्स है तो फिर ये वाला भी एक्स होगा, और ये एंगल एक्स है तो ये वाला एंगल भी एक्स होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एक्स। एंगल बी और एंगल सी दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे? एक्स। कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अब दो एंगल इक्वल थे, दोनों को एक्स मान लिया, तो फिर ये नीचे वाले दो एंगल भी इक्वल होंगे और दोनों एक्स के इक्वल हो जाएंगे। कैसे पता चला? क्योंकि लाइन जब पैरेलल होती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। अब ये टू एंगल्स अगर इक्वल हैं ट्रायंगल में तो उसकी दो अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, क्योंकि टू एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो उनकी अपोजिट साइड इक्वल होगी। तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है? ए सी, और इसके सामने कौन है? ए बी। तो आप लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी, अपोजिट साइड ऑफ टू इक्वल एंगल। अपोजिट साइड्स ऑफ टू इक्वल एंगल्स। टू इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड्स हैं, तो ए बी और ए सी इक्वल। और ए बी और ए सी अगर इक्वल हो गए तो ट्रायंगल कैसा हो गया? आइसोसेलियस। यही प्रूव करना था कि ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलियस। अब इसकी ट्रायंगल की अगर दो साइड इक्वल आ गई, यही हमें करना था कि दो साइड इक्वल आ गई, मतलब ये ट्रायंगल कैसा है? आइसोसेलियस ट्रायंगल। सो ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलियस। आइसोसेलियस। तो देखो ये बी पार्ट भी हमने कंप्लीट किया। बहुत सिंपल था, साइडों का रेशो सेम दिया हुआ था तो हमने लगा दिया बेसिक कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम।
जिससे कि लाइन पैरेलल हो गई। जब लाइन पैरेलल होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए हमें एंगल बी और एंगल सी इक्वल मिल जाएंगे। अब एंगल बी और एंगल सी इक्वल हैं तो फिर ए बी और ए सी इक्वल होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ टू इक्वल एंगल। और साइड इक्वल आ गई, मतलब ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस प्रूव हो गया। चलिए ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। से पहले देख लेते हैं सब ठीक चल रहा है। ओके, 35 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है अभी तक। देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्किल आर पैरेलल टू ईच अदर। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25, टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करते हैं एंड्स ऑफ द डायमीटर पे तो वो पैरेलल होगी। तो एक बढ़िया सर्किल बनाते हैं पहले। चलिए सर्किल बनाइए एक। मान लो ये कोई सर्किल है, लग तो नहीं रहा लेकिन मान लो। और ये मान लेते हैं इसका सेंटर। तो एक टेंजेंट आप इधर बना दोगे, तो ये मान लो एक टेंजेंट हमने बना दिया इस तरफ। और इसी के पैरेलल में एक टेंजेंट नीचे बना देंगे। चलिए फिर से ट्राई करते हैं। मान लो ये दो टेंजेंट हैं, ये यहाँ पर हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वो कहाँ से पास होगा? सेंटर से। चलिए मान लीजिए कि ये क्या है, इसका सेंटर है ओ। और इस पॉइंट को चलो ए मान लेते हैं, इसे अपन बी मान लेते हैं। तो ए बी को डायमीटर मान लो, ए बी कोई डायमीटर है। डायमीटर के एंड पॉइंट पर हमने टेंजेंट बनाई है, एक ए पर और एक बी पर। तो आपको ये साबित करना है कि आपकी दोनों टेंजेंट पैरेलल हैं। कुछ अच्छा नाम दे दो साबित करने के लिए। इसको हमने पी क्यू नाम दे दिया इसको, और इसको आर एस मान लेते हैं। तो दिस इज आर एस, ये है टेंजेंट। तो पी क्यू एंड आर एस टू टेंजेंट है, कहाँ पर? एंड्स ऑफ द डायमीटर। यहीं पे ड्रॉ करना था, एंड्स ऑफ द डायमीटर पर आपको टेंजेंट बनाना था। बस आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों टेंजेंट पैरेलल है, हो जाएगा। देखो पैरेलल प्रूफ करने के लिए हम एक काम करते हैं। जब भी कभी भी टू लाइंस पैरेलल प्रूफ करना हो तो आप या तो अल्टरनेट एंगल इक्वल करें, या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दो, या फिर सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री कर दें, तो आपकी लाइन पैरेलल प्रूव हो जाएंगी। मैं यहाँ पे अल्टरनेट एंगल इक्वल कर देता हूँ। तो आप देखो, तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल 90 डिग्री होगा। कैसे? एंगल पी ए ओ, या ओ ए पी लिखें और अच्छा लगेगा, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिखता हूँ एंगल ओ ए पी। एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो ओ ए रेडियस है, तो रेडियस और ए पॉइंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट और सर्किल का जो कॉमन पॉइंट होता है उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर, यानी 90 एंगल बनाता है। एक थ्योरम है, तो अपन चाहें तो यहाँ थ्योरम लिख सकते हैं। रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। इसी तरीके से आप देखेंगे तो यहां पर भी जो एंगल बनेगा ओ बी एस, एंगल ओ बी एस, ये एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ओ बी रेडियस है, बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये टेंजेंट है। तो रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो सेम थ्योरम से ये वाला एंगल भी 90 आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे तो ये दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं।
तो एंगल ओ ए पी इक्वल हो जाएगा एंगल ओ बी एस के। ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल्स हैं, क्योंकि एक लाइन के इस तरफ है और एक लाइन के इस तरफ। ये कैसे एंगल है? अल्टरनेट। और अल्टरनेट एंगल जब इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर हमने दो एंगल इक्वल किए, तो आप लिख सकते हैं कि अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। कौन से एंगल है? अल्टरनेट। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। सो लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो कौन सी लाइन? पी क्यू जो है वो टेंजेंट पैरेलल हो जाएगा आर एस के। हमें यही साबित करना था इसमें, ये दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन एट एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। हमने इस बात को प्रूव कर दिया। देखें, ये प्रूव करना था आपको। तो टेंजेंट ड्रॉन एट एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर। तो देखिए, इसी के साथ हमारा सेक्शन बी जो है वो कंप्लीट हो गया है। सेक्शन बी में इतने ही क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर सेक्शन बी में हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 के दोनों पार्ट सॉल्व किए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 प्रोबेबिलिटी का सॉल्व किया, 24 के दोनों पार्ट सॉल्व किए, 25 को भी सॉल्व कर दिया। तो सेक्शन बी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और ये है सेक्शन सी, जिसको हम एक सेपरेट लेक्चर में सेक्शन सी कंप्लीट करेंगे। तो सेक्शन वाइज क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिससे आप पे एक साथ लोड भी नहीं आएगा। पूरा पेपर एक साथ सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए। तो हम इसको सेक्शन वाइज देख रहे हैं। सेक्शन ए कंप्लीट और पहले ही कर चुके थे। आज की क्लास में हमने सेक्शन बी कंप्लीट किया है, और आगे आने वाली क्लास में हम सेक्शन सी को भी कंप्लीट करेंगे। तो आप लेक्चर देखते रहें, साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, और कमेंट जरूर करें। आपके आंसर जो भी आते हैं, सही गलत कोई भी आंसर है, आप उसको कमेंट करके बताएं उसका आंसर क्या आ रहा है, ताकि पता चलता रहे कि आप कितना इंटरेस्टेड हैं लेक्चर्स के लिए, वीडियो के लिए। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।